आज हम लोग हिंदी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास में जो भी प्रश्न समाहित हैं वे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो पहला प्रश्न है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है सबसे छोटी इकाई किसकी, भाषा की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम कहते हैं वर्ण को। ठीक, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हम कहते हैं शब्द को। ठीक, तो सबसे छोटी इकाई भाषा की है वर्ण और सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। तो इसमें आपका उत्तर सही हुआ दूसरा। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को क्या कहते हैं। तो किसका क्रमबद्ध समुदाय हो, वर्णों का। तो वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को क्या कहते हैं, क्वेश्चन है। पहला विकल्प है वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर और क्रिया। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, वर्णमाला। हाँ, वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं, व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। तो आपका उत्तर सही हुआ पहला। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। वर्णमाला किसे कहते हैं, विकल्प देखिए। शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। यहाँ ध्यान दीजिए, दो जगह पर आया हुआ है, एक यहाँ पर वर्ण समूह और एक यहाँ। लेकिन यहाँ पर जो वर्ण समूह है वो कैसा है, व्यवस्थित शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि अभी अभी बताया गया कि व्यवस्थित वर्ण समूह को या क्रमबद्ध वर्ण समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो आपका उत्तर सही होगा चौथा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ, क्या पूछा है, कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि भाषा का उच्चरित रूप होती है और लिपि उसका ध्वनि का लिखित रूप होता है। तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं ये पूछा है यहाँ पर। तो वर्ण लिपियाँ भी वही होती हैं, जितने वर्ण होंगे उतनी वर्ण लिपियाँ होंगी। तो हिंदी भाषा में आपने पढ़ा है कुल 52 वर्ण लिपियाँ होती हैं। तो आपका उत्तर सही हुआ तीसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 4, 2, 6, 8। जैसा कि आपने पढ़ा है कि ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। ठीक, तो आपका उत्तर सही हुआ दूसरा। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। पहला कि स्वतंत्रता से उनका उच्चारण होता है और किसके उच्चारण में सहायक हैं, व्यंजन के। याद आ गया होगा किसकी परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है, हाँ, स्वरों की। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और इनकी सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो आपका उत्तर सही हुआ 3। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपका 11, 10, 9, 13। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा 11, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 4 आपके मूल स्वर होते हैं, 7 दीर्घ स्वर, जिसमें आपके यानी 4 आपके मूल स्वर, 7 दीर्घ स्वर, और इसमें भी 3 आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक, तो कुल 11 स्वर होते हैं। तो आपका उत्तर सही हुआ पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है। आ स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है, यहाँ ये स्वर नहीं है। तो आपका उत्तर सही हुआ चौथा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, निम्न में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर पहले और उसमें भी मूल दीर्घ स्वर।
तो हमने आपको बताए थे कि 7 दीर्घ स्वर होते हैं, जिसमें 3 मूल दीर्घ स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अब ये 3 मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये आपके 3 मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो आपका उत्तर कौन सही होगा? ये नहीं है, ये नहीं है। बड़ी ई है या नहीं? तो बड़ी ई आपका दीर्घ स्वर है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है। तो उत्तर कौन सही हुआ? चौथा, ओ आपका दीर्घ स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं? ए ओ और औ। ये 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? यहाँ पर कौन सा है वहाँ था, कौन नहीं है। तो भी आपने देखा, ऐ क्या है? संयुक्त स्वर। ए क्या है? संयुक्त स्वर। ओ क्या है? संयुक्त स्वर। तो आ क्या हुआ आपका? यही है आपका दीर्घ स्वर। ठीक, ये आपका दीर्घ स्वर है। ठीक, उत्तर आपका सही हुआ पहला। उत्तर सही हुआ पहला, यानी आ दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त स्वरों का है? कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक असमान स्वर मिले हुए हों। तो ये ग्रुप जो है आपका वो है संयुक्त स्वरों का। तो उत्तर आपका सही हुआ चौथा। ठीक, अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर कौन स्वर के प्रकार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, आपका उत्तर सही है। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन? ये पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक, ये 3 प्रकार के स्वर जो होते हैं वो मात्रा के आधार पर होते हैं। ह्रस्व स्वरों की 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वरों की 2 मात्रा होती है, प्लुत स्वरों की 3 मात्रा होती है। तो आपका उत्तर सही हुआ दूसरा। अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? ये भी आपने पढ़ा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है। तो आपको पता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? हाँ, स्वर है। तो आपका उत्तर सही हुआ पहला। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर स्वरों का प्रकार पूछा गया है। तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर जो होते हैं वो जिह्वा के आधार पर होते हैं। ठीक, तो आपका उत्तर सही हुआ तीसरा। अगला प्रश्न है, अर्ध विवरित स्वर है। कौन सा स्वर? अर्ध विवरित स्वर। ये जो स्वर किया गया है ये मुखाकृति के आधार पर किया गया। मुखाकृति के आधार पर आपके स्वर होते हैं, 4 प्रकार के स्वर होते हैं। तो उसमें भी अगर उसको और शार्ट किया जाए तो 2 प्रकार के मान सकते हैं, विवरित स्वर और संवृत स्वर। विवरित स्वर को 2 भागों में बांट दिए हैं, विवरित और अर्ध विवरित में। इसी प्रकार संवृत को भी 2 भागों में बांट देते हैं, संवृत और अर्ध संवृत। ठीक, तो अर्ध विवरित आपसे पूछा गया है। तो अर्ध विवरित स्वर आपको पता है कि 3 होते हैं, छोटा आ, ऐ और औ। ये 3 स्वर जो होते हैं वो अर्ध विपरीत होते हैं। तो पूछा है कि अर्ध विपरीत स्वर कौन है? ऊ नहीं है, ऐ है, बड़ा आ नहीं है, ऐ है। तो आपका उत्तर सही हुआ ऐ। ऐ क्या है? आपका अर्ध विपरीत स्वर है। अब अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। किससे? केवल मुख से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर? नहीं। संवृत स्वर? नहीं। अनुनासिक स्वर? नहीं। निरनुनासिक स्वर? हाँ, आपका उत्तर सही हुआ चौथा। यहाँ पर जान लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। किससे? मुख और नासिका
दोनों से होता है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। ठीक, उन्हें कहते हैं अनुनासिक। और जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, केवल मुख से होता है, उन्हें कहते हैं निरनुनासिक स्वर। तो आपका उत्तर सही हुआ चौथा। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो स्वरों का डिवाइडेशन यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले तो आपको देखना है कि अग्र स्वर है कि पश्च स्वर है। दूसरा देखना है कि विवृत है या संवृत है। तो उत्तर देखिए क्या होगा। तो पहले अग्र है कि पश्च है, ये जान लीजिए। तो जैसा कि बताया गया कि आ छोटा आ क्या होता है, वो केंद्रीय स्वर होता है। बड़ा आ इधर होता है पश्च स्वर। ठीक, आऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये पश्च स्वर में आते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ऊ पूछा है, तो बड़ा ऊ पहला क्या हो गया, पहले तो ये हो गया पश्च, पहले क्या हो गया, पश्च हो गया। ठीक, तो ये उत्तर आपका कट गया, ये उत्तर आपका कट गया। अब देखना है कि ये संवृत है या विवृत है। ठीक, तो संवृत स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं संवृत? संवृत स्वर 4 होते हैं, ई, ऊ, ऊ। ठीक, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो यहाँ पूछा क्या है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ जो है वो क्या है, संवृत। तो आपका उत्तर क्या सही हुआ, पश्च संवृत। पश्च संवृत यानी चौथा उत्तर आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ हो। ठीक, तो कंठ किसका उच्चारण स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो कंठ किसका उच्चारण स्थान है, ये प्रश्न है। तो देखिए ऊ का उच्चारण स्थान होता है, ऊ बोलेंगे तो ओष्ठ। ठीक, छोटा आ का उच्चारण स्थान है कंठ। छोटी ई का उच्चारण स्थान और बड़ी ई का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक, तो आपका उत्तर क्या सही हुआ, छोटा आ यानी दूसरा छोटा आ का उच्चारण स्थान है कंठ, इसलिए छोटा आ क्या है, कंठ वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ध्यान दीजिए, ओष्ठ वर्ण नहीं है। ठीक, तो माँ क्या है, माँ जब बोलते हैं तो ये ओष्ठ है। माँ बोल के देखिए, ओष्ठ वर्ण है। ठीक, बा का उच्चारण करते पाफा बाभा माँ, ये भी क्या है, ओष्ठ है। बड़ा ऊ क्या है, ये भी ओष्ठ है, ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। अब बड़ा आ इसका उच्चारण हम करते हैं कंठ से, तो ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। तो आपका उत्तर सही हुआ चौथा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है? निम्न में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है? ठीक, तो पहला देखिए आ का उच्चारण स्थान कंठ, बड़ा का उच्चारण स्थान भी होगा कंठ, छोटी का उच्चारण स्थान होगा तालु और छोटा ऊ का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है, छोटा ऊ। आपका उत्तर सही हुआ चौथा। अगला प्रश्न है, हल करिए। निम्न में से कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? कौन सा वर्ण, कंठ तालव्य। ठीक, यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से हो। ठीक, ऊ और ऊ का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से होता है। ठीक, रा और सा का उच्चारण स्थान किससे है, ऋतु रसना मूर्धा हमने बताया था, तो ये मूर्धा से उच्चरित होते हैं। ए और ऐ का यदि तो कंठ तालु बताया था, तो कंठ और तालु से, और अवर्ण का होता है केवल कंठ से। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन का उत्तर हुआ कि कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, ए और ऐ। उत्तर सही हुआ तीसरा। अगला प्रश्न है, ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? यानी ए का उच्चारण किन किन उच्चारण स्थानों की सहायता से किया जाता है, ये शब्द है। तभी अभी पहला इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि कंठ तालु
कंठ और तालु दोनों स्थानों से इनका उच्चारण होता है। तो आपका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है ओ और औ का किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ यानी दंत हैं, मूर्धन्य हैं, दंत्योष्ठ हैं, कंठ्योष्ठ हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, पूछ रहा है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान के लिए सूत्र हमने बताया था, ओ दौ तो कंठ ओष्ठम, कंठ ओष्ठम। तो कंठ और ओष्ठ यानी कंठ्योष्ठ वर्ण है। कौन से वर्ण है? कंठ्योष्ठ। ठीक, तो आपका उत्तर सही हुआ 4था। अगला प्रश्न है इनमें से औ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये भी आपने हल किया, उत्तर है 4था कंठोष्ठ। बहुत आसान प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे और अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी इन्हें हल करने में। अब अगला प्रश्न है कि ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है? उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो इचु ऐसा नाम तालु हो, यानी इचु ऐसा नाम तालु हो। ये आपको सूत्र हमने लिखवाया था कि जब ई वर्ण यानी छोटी बड़ी ई चवर्ग के वर्ण या और सीटी वाला सा का उच्चारण करेंगे तो कहाँ से करेंगे? तालु से। ठीक, तो आपका उत्तर सही हुआ 3रा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा लगी हुई है? ठीक, तो क्रिया में रा का प्रयोग हुआ। ठीक, रा के इस रूप का प्रयोग हुआ है, तिर्यक रा का प्रयोग हुआ है। वर्षा में रा के ऊर्ध्व रूप का प्रयोग हुआ है। रिप में रा का ही प्रयोग हुआ है सीधा। और वृष्टि में वा के साथ री का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो वृष्टि ऐसा शब्द है जिसमें री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो आपका उत्तर सही होगा 4था। अगला शब्द है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिक है? क्या पूछ रहा है? कौन सा शब्द अनुनासिक है? ठीक, तो मुख नासिका से उच्चारित होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिका। मुख प्लस नासिका दोनों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक, तो कौन से वर्ण हैं वो? तो सभी वर्गों के 5वें अक्षर जो होते हैं या अनुनासिक वर्ण जो होते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? तो चंद्र बिंदु का जो चिन्ह होता है वो अनुनासिक का चिन्ह होता है। ठीक, तो यहाँ पर जिस शब्द में अनुनासिक का चिन्ह लगा होगा चंद्र बिंदु, वही शब्द अनुनासिक है। तो आपका उत्तर सही है 4था। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? कौन से वर्ण? व्यंजन वर्णों की संख्या 32, 34, 33, 36। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो मूल व्यंजन वर्णों से संबंधित है। तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। आपका उत्तर सही होगा 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कौन सी ध्वनियाँ? कंठ ध्वनियाँ। कंठ से उच्चारण किनका किनका होता है? तो आपको पता है का और खा। इतना आसान प्रश्न है, पहला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा दंत वर्ण है? यानी किसका उच्चारण दांतों से होता है? ठीक, तो आपको पता है माँ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ला का उच्चारण दंत से होता है, पा का उच्चारण भी ओष्ठ से और ऊ का उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। ठीक, तो आपका उत्तर कौन सही होगा? दूसरा। अगला प्रश्न है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका घा का, तो कवर्ग का वर्ण है घा, तो उच्चारण स्थान क्या होगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी कंठ। तो उत्तर सही हुआ दूसरा। अगला प्रश्न है हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की ये तालव्य शा है। ठीक, शा ध्वनि। ठीक, उत्तर आपका सही है ये इच ऐसा नाम तालु से तालव्य। ठीक, दूसरा उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है
कि तालव्य व्यंजन है, एकदम आसान। चाचा जाझा जिनका उच्चारण तालु से किया जाता है, जैसा नाम तालु। सूत्र याद है तो आपको पकड़ने में उच्चारण स्थान तनिक भी संकोच नहीं होगा, तनिक भी कहने का मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सूत्र सीधे है, जैसा नाम तालु। चवर्ग के वर्ण का उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक, उत्तर आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान, अभी अभी हमने कहा ये जैसा नाम तालु, या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो उत्तर आपका चौथा सही है। च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? किस वर्ग में? तभी अभी पढ़ा आपने, तालव्य वर्ग में। कितना आसान है, एक सूत्र से कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। इच ऐसा नाम तालु ऋट रसाणाम मूर्धा, एक बार याद करना है, उसके बाद हमेशा याद रहता है, देखते ही याद आ जाता है। अगला प्रश्न है कि ढा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और वर्ग कौन सा है? ढा, टा ठा डा ढा, तो टवर्ग का वर्ण है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि पहला है, तो टा कौन सा वर्ग का वर्ण है? ढा। ठीक, कौन सा? ढा। तो टा ठा यानी टा ठा डा और ढा, कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ग है, वर्ण है किसका? टा वर्ग का। आपका उत्तर सही हुआ दूसरा। कितने आसान प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ध्यान दीजिए कि दंत्य नहीं है, लेकिन जिसका उच्चारण दांत से नहीं होता। ठीक, जैसे है टा, टा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक, दा, दा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ना का उच्चारण स्थान दंत, ता का उच्चारण स्थान दंत। तो लृतु लसा नाम दंतः सूत्र पढ़ा, तवर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ये जो चौथा विकल्प है, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो आपका उत्तर सही हुआ 4। अगला प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान है, तो वकारस्य दंतोष्ठम, हमने एक सूत्र बताया है कि वा का उच्चारण स्थान दांत, दंत और ओष्ठ, इन दोनों की सहायता से किया जाता है, तो दंतोष्ठ होगा। ठीक, तो उत्तर आपका सही हुआ तीसरा। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर के माँ तक 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो देखिए उत्तर आपका कौन सा सही होगा? हा नहीं होगा, रा आता है नहीं आता, बा आता है लेकिन शाह नहीं आता। तो उत्तर आपका सही होगा ये। ठीक, क्योंकि इसमें 25 वर्ण के अंतर्गत का से माँ तक के ही वर्ण इस वर्ग में शामिल हैं, इसलिए आपका उत्तर सही होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो या, वा, रा और ला। उत्तर इसमें देख लीजिए क्या है? वाह, वाह आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो उत्तर आपका सही हुआ तीसरा। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देंगे तो कभी गलत नहीं होगा। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अभी अभी जस्ट पिछले प्रश्न में बताया गया कि ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो आपका उत्तर सही हुआ दूसरा। अगला प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ध्यान दीजिए, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण 2 प्रकार के वर्ण पूछा है। तो अंतस्थ भी आपके 4 हैं और ऊष्म भी आपके 4 हैं, या, वा, रा, ला और सा, सा, शाह। तो टोटल कितने हो गए? 8। ठीक, तो ये उत्तर आपका सही हुआ 8 के अंतस्थ और ऊष्म वर्ण 8 होते हैं। ठीक, ये अगर टोटल संख्या के हिसाब से पूछा जाएगा तो 8 है, नहीं तो आपका 4। तो जो प्रश्न कह रहा है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, कुल शब्द नहीं यूज किया है कि कुल कितने होते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि 4 होते हैं। तो पहला उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? यानी 2 व्यंजन एक साथ मिल गए तो क्या कहलाएंगे वो?
संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण भी नहीं कहलाता, महाप्राण भी नहीं कहलाता, अंतस्थ भी नहीं कहलाता, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन, आपस में मिले हुए व्यंजन। जैसे आपका है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार वर्ण जो होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो उत्तर आपका सही हुआ पहला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्या नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। तभी बताया गया, छ संयुक्त व्यंजन है, त्र संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, फा जो है वो मूल व्यंजन है, बाकी तीनों जो है वो संयुक्त व्यंजन है। तो आपका उत्तर सही हुआ चौथा। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ किसके योग से बनता है? तो आपको बताया गया कि छ जो है का और शा के योग से बनता है, षटकोण सा। ठीक, इसलिए आपका उत्तर सही हुआ पहला। अगला प्रश्न है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो पीछे आपने हल किया है कि छ ध्वनि आती है संयुक्त व्यंजन में। उत्तर सही हुआ तीसरा। अगला प्रश्न है कि ज्ञ जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? ये भी संयुक्त वर्ण है। तो ज और ञ, ज हलंत होगा। ठीक, तो ज और ञ कौन सा है? ये आपका उत्तर सही हुआ दूसरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद ही लग रहा होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह वर्ण हैं? तो कितने अयोगवाह वर्ण होते हैं? 2, 5, 3, 4, 2। कौन कौन से? अन और आह, जिसे हम अनुस्वार और इसे विसर्ग भी कहते हैं। तो आपका उत्तर सही हुआ 2, यानी पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नासिक के व्यंजन है? नासिका से किसका उच्चारण होता है? तो नासिका से उच्चारण वाले व्यंजन कौन होते हैं? सभी वर्गों के जो पांचवें अक्षर होते हैं, पांचवें वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? नासिक के होते हैं। तो सा पांचवा वर्ण नहीं है, या पांचवा वर्ण है, इसलिए उत्तर सही हुआ ये। गा भी पांचवा नहीं है, जा भी पांचवा नहीं है, तो उत्तर आपका सही हुआ दूसरा या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, शा, शा, ठीक, हा और फारसी ध्वनियाँ जो होती हैं 5, का, गा, जा, फा, ये सब, उन्हें हम कहते हैं संघर्षी ध्वनि, क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा वर्ण है? वो है हा। तो हा क्या हुआ आपका? संघर्षी व्यंजन। उत्तर सही हुआ पहला। अगला प्रश्न है, शा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो वे भी आपने पढ़ा कि इन्हें ऊष्म और संघर्षी व्यंजन दोनों कहा जाता है, क्योंकि ऊष्मा निकलती है और संघर्ष के द्वारा उच्चारण अवयवों के मध्य से वायु जो होती है वो संघर्ष करके, रगड़ खा करके बाहर निकलती है, तो ऊष्मा लिए हुए होती है, गर्म प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें शासा शाहा को ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो उत्तर आपका सही हुआ चौथा। अगला प्रश्न है कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो घोष अघोष के बारे में आपने पढ़ा है। कौन से वर्ण घोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं? ठीक, तो इसके बारे में आप देखिए, पहला विकल्प क्या है आपका? पहला विकल्प है आ, दूसरा है जा, तीसरा है हा, चौथा है सा। तो सभी स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो ये विकल्प आपका हो गया गलत। ठीक, फिर देखिए इसमें जो वर्ण आए हुए हैं वो हैं अघोष और घोष। ठीक, तो अघोष और घोष जब आप पढ़ते हैं तो सभी वर्गों के पहले अक्षर और दूसरे अक्षर, ठीक, तथा
इसके लिए एक सूत्र है, खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते, चूँकि आप लोग प्रत्याहार नहीं पढ़े हुए हैं, तो खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो जाते हैं शा शा सा। 3 वर्ण जो होते हैं, यानी सभी वर्गों के पहले अक्षर, दूसरे अक्षर और स स। ठीक, ये जो होते हैं ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। तो इसमें विकल्प में इनमें से कौन सा है? ये। तो अघोष वर्ण कौन हो गया? शा। ठीक, तो आपका उत्तर सही हुआ चौथा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? भैया घोष का प्रश्न था, अब आ गया घोष का। ठीक, तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पाँचवें या, वा, रा, ला और हा, ये क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो इनमें देख लीजिए, ये पहले वर्ग का पहला अक्षर है, नहीं होगा। ये भी पहला अक्षर है, नहीं होगा। ये तीसरा, ये दूसरा अक्षर है, नहीं होगा। तीसरा अक्षर ये है वर्ग का, तो ये है घोष वर्ण। तो आपका उत्तर सही हुआ तीसरा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? कौन सा व्यंजन? अल्प प्राण। तो 1, 2, 3 और यावा राला, यावा राला, इनको हम कहते हैं अल्प प्राण। ये सभी वर्गों के पहले अक्षर, दूसरे अक्षर और तीसरे अक्षर तथा यावा राला को अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। तो देखिए, पहला ये क्या है? दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है। ठीक, ये चौथा वर्ण है और ये दूसरा वर्ण है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है, यहाँ पर 1, 3 और 5 होता है। 1, 3 और 5 वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमो यणश्च च अल्प प्राण। ये सूत्र है संस्कृत का, याद रहता है जिससे तो आसानी होती है। ठीक, तो वर्गाणाम प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी 1, 3, 5 और यण प्रत्याहार के ये वर्ण जो होते हैं, यावा राला, ये होते हैं अल्प प्राण। यहाँ देखिए, दूसरा वर्ण है, नहीं होगा। ये तीसरा वर्ण है, ठीक। चौथा वर्ण नहीं आता है, दूसरा वर्ण नहीं आता है। तो जो तीसरा वर्ण है ग, ये क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए अल्प प्राण। आपका उत्तर सही होगा सेकंड। अगला प्रश्न है कि महाप्राण ध्वनियाँ किस व्यंजन वर्ग से संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ, तो अल्प प्राण में आपने देख लिया 1, 3, 5 और यावा राला होता है, या से लेकर वादे तक यावा राला। ठीक, 4 वर्ण। इसमें होगा 2, 4 और सा सा शाहा। ठीक, सा सा सा, हाँ, ये महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, तो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण ध्वनियों से संबंधित है। तब उत्तर सही हुआ तीसरा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन महाप्राण वर्ण है? कभी परिभाषा पूछ लेगा, कभी वर्ण देकर पूछ लेगा। तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? 2, 4, क्योंकि उत्तर इन्हीं दोनों से आ जाएगा। था दूसरा वर्ण है, का पहला वर्ण है, वा इसमें आता नहीं, अल्प प्राण है, चा पहला वर्ण है। तो आपका उत्तर क्या हुआ? था। ठीक, अगला प्रश्न है कि रा किस प्रकार का वर्ण है? 4 प्रकार दिया यहाँ पर। अल्प प्राण है कि महाप्राण है? पहले ये क्लियर, वर्ष तो है, मसूड़े से उच्चारण होता सजन लर, सूत्र जो बताया था। तो सजन लर, तो लर जब इसमें रा आ गया तो ये वर्ष तो है, चारों विकल्प में वर्ष है, सही है। अब यहाँ देखना लुंठित है कि पार्श्विक है कि संघर्षी है कि स्पर्श है, स्पर्श वर्ण है नहीं। ठीक, तो ये आपका विकल्प खत्म। दूसरी बात, ये संघर्षी भी नहीं है, क्योंकि शासा शाह जो होते हैं वो संघर्षी होते हैं। तो ये विकल्प भी आपका गलत हो गया। अब आपके पास 2 विकल्प बचे। ठीक, अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन है चीज़ें, सघोष, मतलब ये सघोष वर्ण है। ठीक, हाइवरट, हाया, रा, ये सब सघोष वर्ण होते हैं। अब ये लुंठित है कि पार्श्विक?
तो पार्श्विक होता है ला और लुंठित होता है रा। तो यहीं से आपका क्लियर हो गया। और ये है अल्प प्राण, क्योंकि आवारा ला अल्प प्राण होते हैं। तो पहला आपका सही हो गया उत्तर कि रा जो है वो वर्त्स्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण भी है। तो इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन भी दे करके पूछ सकता है एक ग्रुप में क्या है ये वर्ण। कोई भी वर्ण दे देगा, उसके विभाजन के आधार पर उसको पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। अभी अभी आपको बताया गया कि ला व्यंजन जो होता है वो होता है पार्श्विक व्यंजन। तो उत्तर आपका सही होगा 3। अगला क्वेश्चन है कि योगवाह किसे कहते हैं। तो पीछे बताया जा चुका है, योगवाह कहते हैं विसर्ग और अनुस्वार को। तो यहाँ उत्तर सही होगा पहला। अगला प्रश्न है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए यानी 2 बार एक ही ध्वनि, जैसे कच्चा, तो चा देखिए यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ठीक। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पारस्परिक ध्वनि नहीं कहेंगे, संपृक्त ध्वनि नहीं कहेंगे, संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि कहेंगे या युग्मक ध्वनियाँ कहेंगे। तो जब एक ही प्रकार का व्यंजन 2 बार आ जाता है तो उसे हम कहते हैं संपृक्त ध्वनि कहेंगे या युग्मक। तो संपृक्त, पहले तो यहाँ पर देखिए आप इनके बारे में जान लीजिए कि संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं। तो संयुक्त ध्वनि में 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं और एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, ठीक। जैसे प्राण, पा और रा, पा और रा, ये बड़ा आ के सहारे बोली जाती हैं और दोनों एक साथ मिले हुए हैं। तो ये कैसी ध्वनि हो गई, संयुक्त ध्वनि हो गई, ठीक। युग्मक ध्वनि किसे कहेंगे, तो जहाँ पर एक ही ध्वनि 2 बार लिख जाए। कितनी बार, 2 बार। जैसे कच्चा हमने आपको बताया था, अच्छा देखिए 2 बार आई हुई है। और संपृक्त ध्वनि किसे कहेंगे, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से जुड़ जाए, एक ध्वनि 2 व्यंजनों से जुड़ जाए। जैसे आप कर दीजिए कंबल, क्या चीज़, कंबल। तो माँ देखिए कम के साथ भी आ रहा है, बा के साथ भी आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर माँ जो होगी वो क्या कहलाएगी, संयुक्त संपृक्त ध्वनि, ठीक। दोनों से चिपक जा रही है तो वो संपृक्त ध्वनि होती है। तो यहाँ पर उत्तर आपका सही होगा युग्मक ध्वनि। एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं युग्मक ध्वनि। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अंत में आ रहा है तो अकारांत कहेंगे। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक। तो छा बनता कैसे है, का लगा होता है और ये सा होता है। तो का से ही बनता है, इसलिए का के बाद आता है छा। तो उत्तर आपका सही होगा पहला। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए री दोनों में है तो री आ गया। अब देखिए गा, छा, ड़ा, ड़ा, तो ड़ा हमेशा बाद में ही आएगा, छा पर ही सब कुछ टिका है। ये छा कहाँ आता है, का के बाद आता है, फिर खा आएगा, फिर गा आएगा, इसलिए वर्ण शब्दकोश में पहले आएगा आपका रिच। तो शब्द आपको उत्तर सही हुआ सेकंड। अगला शब्द है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। वर्णों को अलग अलग करना है, इसका तात्पर्य है कि दीर्घ में जितने वर्ण जुड़े हुए हैं उनको अलग कर दीजिए। देखिए दा है, दा में क्या जुड़ा है, ये री की मात्रा जुड़ी हुई है। फिर गा है, गा से ये छोटा आ है, ये 4 वर्ण इसमें जुड़े हुए हैं। तो देख लीजिए दा, री, गा, आ। तो पहला उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके ख़त्म हो गए। तो यही इतने लगभग 60-65 प्रश्न हैं, ठीक। तो ये 65 प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इससे ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं।
तो ये हल करने के बाद आपको याद करना और पढ़ना दोनों ही आसान हो जाएगा। जब दोबारा आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला चैप्टर को पढ़ेंगे, तो बहुत आसान होगा कि हमको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, कितना समझना है, किस प्रकार से प्रश्न इस अध्याय से पूछे जा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, ओके। कल हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द कैसे बनाएं, कैसे उनको सीखा जाता है, कैसे याद रखा जाता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।